Good afternoon, everyone. Today is 21st of January, and we are back again with newspaper analysis, our regular CNA discussions. Like every day, today we would be discussing five most important articles. These five most important articles are selected keeping in mind the requirements of the APSC as well as UPSC examination. First, I will give you the brief overview of the five articles that we would be discussing and then get into the details of it. The first one, it is again regarding the Election Commission of India. Supreme Court has questioned the Election Commission of India about delayed appointment of election commissioner. Chief Election कमिश्नर ऑफ इंडिया के अलावा और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में डिले क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे. सेकंड इज फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी international relation, why India should rethink its neighborhood first policy. Is it feasible? Is it like actually long run में ये हमारे लिए beneficial है क्या नहीं है, ये आर्टिकल एनालाइज करता है. We would be discussing that. The third article is regarding the data protection. पिछले 2 साल से आप मैं हम सब लोग जो डेटा कंज्यूम करते हैं या जो डेटा शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो, एनीथिंग दैट वी हैव ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ होना चाहिए, ओवर इनकम्पासिंग, कवरिंग एवरीथिंग. वो अब फाइनली आने की कगार पर है. उसके बारे में थर्ड आर्टिकल डिस्कस करता है. फोर्थ आर्टिकल जो है, अगेन इट इज फ्रॉम द IR पर्सपेक्टिव, बट ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज इंडिया and its oceanic neighbor country Maldives, which has recently seen a lot of political turmoil, we have signed few deals. Especially the deal relates with the defense cooperation. ये बहुत important है क्योंकि कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं, शायद 1-1.5 साल पुरानी की बात होगी, जब मालदीव्स ने इंडियन चॉपर्स, इंडियन हेलीकॉप्टर्स जो हमने उनको गुडविल जेस्चर में गिफ्ट किए थे फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, यूटिलिटी के लिए, वो रिटर्न कर दिए थे. एंड एक एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी रिटर्न कर दिया था. तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी, बट अब टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए फोर्थ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द फिफ्थ वन इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. इट इज रिगार्डिंग वेटलैंड्स आर अंडर थ्रेट एज अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट. ये जो आर्टिकल है, इसके बारे में 1.5-2 महीने पहले भी एक एडिटोरियल आया था, तो मैंने ये इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये एक तो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत क्रिटिकल है. अर्बनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इस सिलेबस को ये कवर करता है. एंड हर साल एक क्वेश्चन अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी को कनेक्ट करके आ ही रहा है. पहला रीजन ये है जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया. एंड द सेकेंड रीजन इज 1-1.5 महीने पहले आर्टिकल इस ऐसे इन्हीं लाइन्स पर कुछ इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था. इस बहाने से उसको एक बार फिर हम रिविजिट कर पाएंगे, फिर से रिवाइज कर पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर आई गेट इनटू ऑल ऑफ इट, हियर आर फ्यू एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स. फर्स्ट वन इज द फाउंडेशन बैच. द APSC और UPSC दोनों के लिए GS का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है. ये लॉन्च हो रहा है 29th of January को. ये हाइब्रिड मोड में होगा, मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, ऑफलाइन भी देख सकते हो. एंड ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो किन के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, लेकिन रैंक आने तक के लेवल का प्रिपरेशन करना है. मीनिंग फ्रॉम 0 to हीरो यू कैन बिकम विद दिस वन बैच. ओके, इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू गाइडेंस, प्रोविजन ऑफ मटेरियल, ये सब अवेलेबल है. ऑल्सो दिस इज वेरी वेल सुटेड फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. अपने टाइम के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल टाइम स्लॉट चेक कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज द हाइब्रिड वर्जन ऑफ इट एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल. फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट on the number mentioned here. The next product or the next batch is for those जो बहुत seriously consider कर रहे हैं 2026 का attempt देने के लिए.
अभी जो अगले 3-4 महीने में प्रीलिम्स होगा, आप में से जो लोग उसको बहुत सिंसियरली बहुत सीरियसली देना चाहते हैं उनके लिए है ये बैच। इस बैच में गिनकर 2.5 से 3 महीने में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस कोर्स में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स अवेलेबल है। ऑल्सो ये प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। इसमें 10 स्मार्ट बुक्स मिलेंगे जो प्रीलिम्स के लिए है, एंड यू विल रिसीव 15,000 MCQ का प्री फिट इनिशिएटिव। ये प्री फिट इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो विल गेट देयर, बट इसका लॉन्च बहुत जल्दी डिसाइड होगा कि कब स्टार्ट होगा ये बैच। बट फॉर दो डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर। दिस इज द स्लाइड आई वाज रेफरिंग टू। ये एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है CSAP ने। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर all your competitive examination, especially GS part of it। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 99.9% आपकी APSC की प्रीलिम्स क्लियर होगी, आपकी UPSC प्रीलिम्स करने की प्रोपोर्शन पॉसिबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। ऑल्सो इस कंटेंट से आप फॉरेस्ट रेंजर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, सारे जो SSC CGL CAPF एग्जामिनेशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका GS का पूरा सेक्शन इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ये 15,000 MCQ का टोटल इनिशिएटिव है, इकोसिस्टम है। इसमें से 3,000 प्लस MCQ जो है वो फ्री में यूट्यूब पर एवरीडे डिस्कस किए जाएंगे लाइव में, यूट्यूब लाइव पर। 1.5 घंटे के आसपास उसका हर रोज का लेक्चर होता है, हर रोज एक सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, उसमें 25 MCQs डिस्कस किया जाता है। इसको 3,000 प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता नहीं है तब तक ये चलेगा, तो इट माइट बी लिटिल लॉन्गर, इसलिए 3,000 प्लस। जो रिमेनिंग 12,000 MCQs है वो 12,000 MCQs जो है ये पेड कोर्स का पार्ट है। 120 टेस्ट सीरीज में वो कन्वर्टेड है, जिसमें से 30 इजी लेवल टेस्ट है, 30 मीडियम लेवल टेस्ट है, एंड 30 जो है वो डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट है। ये सारे टेस्ट 100 MCQ के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये एक साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है जिसमें जो इंटेंसिटी है, डिफिकल्टी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनारियोज। ये 90 टेस्ट के बियॉन्ड देयर आर 30 मोर टेस्ट, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 CSAT के टेस्ट है, और 10 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका सिमुलेशन है। ओके, सो अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हो तो इट्स माय पर्सनल गारंटी कि आपका APSC का प्रीलिम्स निकलने का पॉसिबिलिटी 99.9% हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी कवर्ड है, इसमें साइंस एंड टेक, IR, सारे सब्जेक्ट्स इन डिटेल्स चैप्टर बाय चैप्टर कवर्ड किए हुआ है। इफ आई हैव टू गिव यू वन एग्जांपल, हर 2 चैप्टर पे आपको 125 क्वेश्चंस मिलेंगे, 125 MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। 25 will be part of the free and 100 will be part of test। अगर उस रूटीन को आप फॉलो करते हो तो you would be like be rest assured आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर आप वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी से देखोगे तो 12,000 MCQs के लिए अगर कोई मार्केट में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आप बहुत ज्यादा पे करते हो। यहाँ पे 12,000 MCQ की जो टेस्ट है वो सिर्फ 12,000 में लॉन्चिंग प्राइस था, लेकिन अब न्यू ईयर चल रहा है और अब सरस्वती पूजा भी आने वाली, तो द डिस्काउंटेड प्राइस इज 7,999 है ना। उसमें भी अगर आप कूपन कोड ऐड करते हो तो आपको और 1,000 रुपीज के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप 6,000 अगर राउंड फिगर आप पकड़ते हो तो यू आर पेइंग 50 पैसे पर MCQ। आप सोचिए कि 50 पैसे पर MCQ क्या प्राइस होती है, कुछ नहीं। इट हैज सो मच कंटेंट, इट हैज सो मच नॉलेज, इट हैज सो मच efforts going behind deciding and designing such scientifically driven test series। ये कुछ भी नहीं है। join this first, go through the everyday free YouTube lecture and immediately next day solve the paid test series paper। all right, so let's get started।
ये जो CNA का जो डिस्कशन होगा या जो प्रीफिट का जो यूट्यूब लाइव पे डिस्कशन होता है या जो सारे टेस्ट है वो सारे इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है CSAP के. यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग दीज QR कोड्स. Alright, let's get started. The first article is regarding Supreme Court. Supreme Court has questioned the central government of India के अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर क्यों अपॉइंट नहीं किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव अमेंडमेंट द नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 3. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड और 2 इलेक्शन कमिश्नर. तो अभी ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड क्यों नहीं किए गए इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड. अब स्पेशली जब सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन जैसा आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तब इट इज नेसेसरी कि आपके पास कमिश्नर्स हो. अगर आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल का अगर सार समझना है तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट में आ जाता है कि दैट टाइमली अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिश्नर्स आर इसेंशियल टू प्रिजर्व the independence and credibility of Election Commission of India. Otherwise, it will go on toss. अब इसको हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं. सी, आई कीप मेंशनिंग दिस, दोज हु आर वाचिंग इट रेगुलरली दे आर अवेयर कि हम CNA में अननेसेसरी फैक्चुअल कंटेंट नहीं डिस्कस करते. हम सिर्फ और सिर्फ जितना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है उतने ही 5 पॉइंटर डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा आप एग्जाम के लिए यूजफुल फैक्ट्स देख लेते हैं. एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करने का. एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इन अर्लियर जजमेंट्स हैज स्ट्रेस्ड दैट जो टाइमली अपॉइंटमेंट्स होती है वक्त रहते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स को करना इज इसेंशियल टू प्रिजर्व द अक्स और सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन. कोर इश्यूज देख लेते हैं. सिर्फ 5 कोर इश्यूज या कंसर्न्स देखेंगे सो दैट यू कैन इट बिकम्स इजी एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है आपके अंडरस्टैंडिंग में. आंसर कैसे लिखोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. एक, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस. जब कोई भी वैकेंसी बहुत लंबे देर तक वैसे ही रहती है, एनी वैकेंसी इज remaining as it is for longer duration of time, it raises or it weakens the election commission's autonomy and decision making capacity. क्योंकि बार बार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको बार बार गवर्नमेंट के पास जाकर ये कहना होगा ना कि भाई वर्कलोड ज्यादा है, कमिश्नर को अपॉइंट करो, तो दे विल गेट डिपेंडेंट on the central government and that would eventually lead to probably weakening the autonomy of the election commission. Decision making dependent हो जाएगा कि कब ये लोग देंगे फिर कब हम काम शुरू करेंगे. Second aspect is executive discretion. जब कभी ऐसा डिले होता है, ऐसा डिले जब होता है ना, it highlights excessive dependence on the executive for appointment to the constitutional bodies. Constitutional body है ना भाई, तो वहां के अपॉइंटमेंट को डिले करना क्यों है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है और इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज एग्जिस्ट करती है, करेक्ट? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी हुआ या सेबी हुआ, ऐसे जो बॉडीज है दीज आर लाइक फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज है. अब उनके अपॉइंटमेंट में अगर आपको एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा तो वो एक तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ा देगा और सेपरेशन ऑफ पावर को कम कर देगा. सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस. काम करने के लिए लोग नहीं है, इट विल अफेक्ट वोटर कॉन्फिडेंस ना, और सारे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देगा. Fourth core issue is regarding judicial concerns. कभी भी जब
जुडिशरी इंटरवीन करता है, कभी भी जुडिशरी क्वेश्चन करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एंजाइटी about erosion of the checks and balances. The last point is precedent risk. आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो लोगों के सामने, फ्यूचर के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? अगर ऐसे ही विदाउट इलेक्शन कमिश्नर अगर 2 इलेक्शन कंडक्ट कर दिए किसी स्टेट के या जनरल इलेक्शन, तो आप लोगों ने तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया ना कि 3 मेंबर की बॉडी है, 2 मेंबर पे भी चला लो, 1 मेंबर पे भी चला लो, चल जाता है। ये चल जाता वाला एटीट्यूड जो है, चल जाएगा वाला जो एग्जाम्पल सेट करना है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। इट शुडंट बिकम अ प्रेसिडेंट। So I would request you to pause the video and attempt this MCQ. Why are delays in appointing election commissioners constitutionally concerning? A, because elections cannot be conducted without parliament. B, because delays undermine the independence and effectiveness of the election commission. C, because appointment powers rest exclusively with the judiciary. Or D, because constitutional bodies function only during the elections. क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वुड बी बी, बिकॉज डिलेज अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इसीलिए इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द कमिश्नर्स। ठीक है, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। व्हाई इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स नेबरहुड first approach. It has been India's traditional foreign policy aspect that India should and will focus on its neighbor first and then go to the second layer of relationships. Traditionally, इंडिया ने श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इनके ऊपर फोकस रख के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है। चाइना अपना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मॉडल जो कि डेट ट्रैप पॉलिसी जिसको कहा जाता है, उसको लेकर अपने नेबरहुड में घुस गया। फिर वो भूटान को छोड़कर जो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, हर जगह पे घुस गया। उसके अलावा अदर जो मेजर पावर है जैसे कि यूएसए है, दैट हैज इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन दिस नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा है उसमें सीआईए का हाथ है, श्रीलंका में जो चल रहा है या नेपाल में जो चल रहा है, अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैव इंक्रीज्ड देयर रोल, दे हैव देयर इन्फ्लुएंस इन इंडियाज नेबरहुड। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अभी भी जो सा उसका पहला नेबरहुड पॉलिसी जो था, जो कि एक प्रिंसिपल के बेस पे चलता था, एक प्री डिफाइंड लोकस पे चलता था, क्या उसी को फॉलो करे या इट शुड टर्न अराउंड एंड इट शुड मोल्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबरहुड फ्रॉम द रियल पॉलिटिक पर्सपेक्टिव, रियलिटी बेस्ड प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक डिलीवरेबल्स के साथ अप्रोच करे? ये आर्टिकल कंसर्न रेज करेगा। कुछ पहले तो एग्जाम यूजफुल थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, इट प्रायोरिटाइजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद साउथ एशियन नेबर्स। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी जो एरियाज है वहां पे कोऑपरेशन को प्रायोरिटाइज करता है। Recently, like I mentioned, this region has seen increased external engagement, especially from China, in the form of infrastructure financing and strategic partnerships. Third important concern is जो मतलब concern नहीं, background कि जो neighborhood है, it includes landlocked countries like Nepal and Bhutan. It includes islands like Maldives and Sri Lanka, and conflict-prone states like Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, and all these require differentiated diplomatic approaches. एक ही अप्रोच आप आइलैंड नेशन के साथ और कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट के साथ नहीं डिप्लॉय कर सकते, जो कि जैसे रीजनल प्लेटफॉर्म जो पहले थे जैसे कि सार्क था, दे हैव नाउ वीकेंड, वेयर जो सब रीजनल ग्रुपिंग्स है
such as BIMSTEC and bilateral frameworks, they have gained prominence. ये बैकग्राउंड है. इस आर्टिकल के थ्रू जो 5 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि एक, वन साइज फिट्स ऑल, ये जो डिप्लोमेसी है इसके लिमिटेशंस है. यूनिफॉर्म पॉलिसी टूल्स, they fail to address the diverse political system and national interests of the neighborhoods. Similarly, there exists a perception gap, meaning जो इंडिया का security driven approach है, that is sometimes seen as the dominating approach or the example or expression of dominance by its neighbors, और उसको पार्टनरशिप से ज्यादा एक सिंगल हैंडेड डोमिनेंस की तरह ज्यादा दिखता है. थर्ड इज इंपॉर्टेंट कंसर्न इज एक्सटर्नल कॉम्पिटिशंस. जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है इंडिया और उसके नेबर्स के साथ में, दैट हैज इंक्रीजिंगली कंटेस्टेड बाय एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स ऑफरिंग फास्टर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. बिकॉज जो चाइना है, जो यूएस है, वो इकोनॉमिक इंसेंटिव बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएटली दे रहे हैं. लोन चाहिए लेकर जाओ, टर्म्स कंडीशन हम बाद में देखेंगे, इमीडिएटली वो ऑफर कर रहे हैं. फोर्थ इज डोमेस्टिक स्पिलओवर्स, क्योंकि जो आजू बाजू के कंट्रीज है उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स है उनके ऊपर बहुत पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स का बहुत इंपैक्ट होता है असम के ऊपर, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर लाइन एरियाज के ऊपर, त्रिपुरा के ऊपर. श्रीलंका का इंपैक्ट होता है केरला के ऊपर, तमिलनाडु के ऊपर, या नेपाल का इंपैक्ट होता है यूपी के ऊपर, बिहार के ऊपर. सो पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, पूरे बॉर्डर पर ही उसका इंपैक्ट होता है. सो ये जो डोमेस्टिक स्पिलओवर्स है, उस देश में अगर प्रॉब्लम होता है तो डोमेस्टिक स्पिलओवर होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट इज द फाइनल इज डिलीवरी डेफिसिट. डिलीवरी डेफिसिट का मतलब ये कि इंडिया ने जितना कमिट किया है टू नेबरिंग स्टेट्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा, वो कमिटमेंट में और डिलीवरी के बीच में गैप है. आइदर दे आर डिलेड और जितना कमिट किया था उससे कम दिया गया. तो उसके वजह से इट इन अ वे जनरेट्स ट्रस्ट डेफिसिट. डिलीवरी डेफिसिट लीड्स टू ट्रस्ट डेफिसिट. Let's try and solve this MCQ. Please pause the video. Why does the article call for rethinking India's neighborhood first policy? A, because regional cooperation is no longer relevant. B, because India should disengage from South Asia. C, because changing regional dynamics require differentiated and pragmatic diplomacy. Or D, because multicultural forums have completely replaced bilateral ties. Correct answer would be C. Because changing regional dynamics require differentiated and pragmatic diplomacy. ठीक है? All right. You can read the explanation from the PDF, and this PDF is available on CSAP app. The third article is about data protection. Finally, it has come. जो एडिटोरियल का आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये जो एक्ट है 2023 का, उसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन आ गया, लेकिन सिर्फ एक्ट बनाने से फायदा नहीं होगा, पॉलिसी से फायदा नहीं होगा. पॉलिसी को एक्चुअल रूल्स, जो बेसिक रूल्स है उसमें कन्वर्ट करना, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन में कन्वर्ट करना फर्स्ट, एंड सेकंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन को टॉप नॉच लेवल कर लेकर जाना. ये जब दो हो जाएंगे तब इस एक्ट का कुछ मतलब बनेगा. तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल है, इट हैज वेलकम द मूव टू ऑपरेशनलाइज इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क. While it has cautioned that effective protection of privacy will depend only on the designs of the rule, institutional independence and enforcement capacity of the state. कुछ ये फैक्ट्स समझ लेते हैं. जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023, ये है जो प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी बेसिस
कायदे का बेसिस मिल जाता है फॉर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। जो सेकंड है जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, ये इंपॉर्टेंट केस है 2017 का, इसके ऊपर एमसीक्यू एक्चुअल यूपीसी एग्जाम में भी आ चुका है। द राइट टू प्राइवेसी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ के अंडर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। ये केस पुट्टस्वामी केस जो है 2017 उसके अंदर, इसके में एमसीक्यू आ चुका है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। दिस एक्ट हैज एनविसाज, दैट इज सोचा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर एडजुडिकेशन एंड एनफोर्समेंट। अब इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से जो 5 कोर इश्यूज है उसको समझ लेते हैं। एक है रूल मेकिंग गैप। आपने पॉलिसी तो लेकर आ गए, लेकिन अगर क्लियर राइट्स ओरिएंटेड रूल्स नहीं होंगे या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस सिर्फ दे दोगे आप, तो इस एक्ट एक्चुअल प्रैक्टिस में वीक रहेगा। I'll speak it in English. Without having clear rights oriented rules, statutory protection alone may remain weak in practice. सेकेंड जो है वो है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। जब आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बना रहे हो उसमें अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा तो वो उसमें एग्जीक्यूटिव्स ही होंगे ना, तो ये जब एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव रिलायंस आ जाएगा तो दैट विल अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। थर्ड, बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड गवर्नेंस, क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी कुछ हद तक गवर्नमेंट को मुभा दी जाएगी, गवर्नमेंट को थोड़ा फ्रीडम दी जाएगा कि सारा कुछ डेटा वो नेशनल सिक्योरिटी या अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो अनलेस कोई क्लियर लाइन ना हो कि कौन सा डेटा नेशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को अधिकार है चेक करने का और कौन सा डेटा देखने का गवर्नमेंट को भी अधिकार नहीं है, तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब बचेगा नहीं। सो गवर्नेंस के पीछे भागकर अगर बहुत ज्यादा एरिया वाइड कर दे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए, तो राइट टू प्राइवेसी डाइल्यूट हो जाएगी। द फोर्थ वन इज द बर्डन ऑफ कंप्लायंस। जो छोटे बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है एंड जो स्टार्टअप्स है, दे मे स्ट्रगल विथ कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए रूल्स भी सिंपल होने जरूरी होंगे। द लास्ट वन इज इन्फोर्समेंट कैपेसिटी। रूल तो लेके आ गए, उसको इन्फोर्स करने के लिए डू वी हैव द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। ये जो डेटा प्रोटेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन टाइमली ग्रीवांस रिड्रेसल। अगर ये नहीं होगा तो किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में सोल्यूशन मिलने के लिए अगर सालों लग जाएंगे तो ये सिर्फ कोर्ट का रेप्लिका बनकर रह जाएगा। सो दे वी नीड अ कैपेसिटी ऑफ एनफोर्समेंट, ग्रीवांस रिड्रेसल, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। व्हाई इज इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस is critical for effective data protection in India? First, because data protection is primarily a private sector issue. B, because executive dominance can weaken enforcement of privacy rights. C, because courts alone regulate digital governments. Or D, because data protection laws do not apply to the state. Correct answer क्या होगा? The correct answer would be B. अगर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस हो गया, इट कैन वीकन द एनफोर्समेंट ऑफ प्राइवेसी राइट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया एंड मालदीव्स साइनिंग ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप। बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। इंडिया, मालदीव्स इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, towards साउथ वेस्ट, श्रीलंका साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में लोकेटेड है एज एन आइलैंड नेशन। इंडिया हैज ऑलवेज हैड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ मालदीव्स बिकॉज मालदीव्स इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन इम्पोर्टेंट सी रूट लेन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, कम्युनिकेशन के सी लिंक पे ऊपर लोकेटेड है। वो इंडियन ओशन रीजन का इम्पोर्टेंट प्लेयर है मालदीव्स।
सिक्योरिटी लाइन से लेकर, स्ट्रेटेजिक लाइन से लेकर, ट्रेड रूट लाइन से लेकर सब कुछ मालदीव्स के आसपास से गुजरता है. सो दैट इज व्हाई मालदीव्स बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि बीच में कुछ पीरियड के लिए मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन डाउन साउथ चले गए थे, मतलब खराब हो गए थे. नाउ दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक. कंटेक्स्ट है द डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप जो इट इज एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मिलिट्री कोलैबोरेशन, द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन amid evolving the strategic dynamics in the Indian Ocean region. Core issues, core concerns इसमें है. First, maritime security cooperation. Like I mentioned, it is important to ensure safety of sea lanes, countering the piracy and enhancing the domain awareness. Second is trust building. जब आप कोई फॉर्मल रोड मैप साइन करते हो, फॉर्मली अगर कोई MOA साइन होता है, कोई रोड मैप साइन हो रहा है, तो इट सिग्नल्स द कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन बायलैटरल इक्वेशन. थर्ड इज जियोपॉलिटिकल कंपटीशन. ये कोऑपरेशन जो है इट सीक्स टू काउंटर बैलेंस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड अदर मेजर पावर्स, जो व्हाट वी रेफर एज एक्स्ट्रा रीजनल पावर, जो इस रीजन से है नहीं बट दे ट्राई एंड इन्फ्लुएंस. द फोर्थ इज डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज इन मालदीव्स. एक तो वो बहुत छोटा नेशन है, उसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है, पूरा का पूरा पॉपुलेशन इस्लामिक पॉपुलेशन है, मुस्लिम कम्युनिटी है. पूरा का पूरा देश ये टूरिस्ट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर रिलाय करता है. तो उनके सेंसिटिविटीज है, उनके सॉवरेनिटी के कंसर्न्स है, उन सेंसिटिविटीज को, उनके सॉवरेनिटी इश्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए वी विल हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीजनल स्टेबिलिटी. स्पेशली जब आपके दोनों तरफ का नेबर जब जल रहा है, मतलब इट्स एक्चुअली बर्निंग, बांग्लादेश इज बर्निंग, अब पाकिस्तान इज बर्निंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन करते अपनी कर्मों की वजह से. ऐसे सिचुएशन में यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टाइज सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द वाइडर इंडियन ओशन नेबरहुड, और इसीलिए मालदीव्स बिकम वन इंपॉर्टेंट प्लेयर. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. Why is Maldives strategically important from India's maritime security? A, because it hosts India's largest overseas naval base. B, because it lies close to major sea lines of communication in the Indian Ocean. Because it is a member of SAARC, or because it controls global oil reserves. The correct answer is B, because it lies close to the major sea lines of communication in the Indian Ocean. The final article of the day. ये आर्टिकल हम पहले ये 2 महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे, आपका ब्रश अप हो जाएगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो चेक कर सकते हो. वेटलैंड्स अंडर द थ्रेट एज अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट्स. जितना शहरीकरण होगा, जितना अर्बनाइजेशन होगा, उतना उस रीजन के वेटलैंड जो है वो थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो वेटलैंड्स है दे परफॉर्म वेरी क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज फ्लड कंट्रोल करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, जीन पूल को मेंटेन करना, एक्सेट्रा. इंडिया जो है इट इज अ सिग्नेटरी टू रामसार कन्वेंशन, जो 1974 में हुआ था ईरान के सिटी रामसार में, ऑन वेटलैंड्स, और इसीलिए कंजर्व करना जरूरी है. इंडिया कंजर्व करता है वेटलैंड्स को अंडर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017. इट प्रोवाइड्स द लीगल बैकिंग और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स. जो several Indian cities है, they have witnessed increased urban flooding due to encroachment and loss of natural draining system. मुंबई ले लो, भोपाल ले लो, बैंगलोर ले लो, बड़े बड़े शहर, मद्रास ले लो, जिनके आसपास पहले वेटलैंड्स हुआ करते थे, encroachment के वजह से the national drainage system has gotten disturbed or that has led to urban flash flooding events. ये 5 कोर इश्यूज है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बहुत क्विकली रिवाइज कर लेंगे. फर्स्ट इज एनक्रोचमेंट एंड लैंड
conversion. Second is weak enforcement of the regulatory mechanisms. Third is अर्बन प्लानिंग का डेफिसिट, क्योंकि सिटी मास्टर प्लान जो होता है दे मोर ऑफन देन नॉट दे इग्नोर natural water drainage patterns. Fourth is impact on biodiversity, losing a lot of it. And the last one is climate vulnerability. जितना आप वेटलैंड को लूज करोगे उतना आपका शहर, उतना वो अर्बनाइजेशन will become more and more vulnerable to the wetland crisis, climate crisis. Please pause the video and attempt this MCQ. Why are wetlands critical for urban climate resilience? A, because they increase real estate value. B, because they act as a natural buffers against floods and recharge groundwater. C, because they replace engineered drainage system entirely. D, because they eliminate the need for urban planning. Correct answer is B, because they act as a natural buffer against floods and they recharge the groundwater. ठीक है, यू कैन एक्सेस दिस पीडीएफ फ्रॉम द CACP ऐप. थैंक यू सो मच. अब ये जो स्मार्ट बुक्स है वो प्रिंटेड होकर बाइंड होकर एसमी स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. ये टोटल 17 बुक्स का सेट है. 10 आर फॉर प्रीलिम्स एंड 7 आर फॉर मेंस. You can access these books by contacting on the number mentioned here. Thank you so much. I will see you at 5:30 PM sharp for our everyday prefit lecture. ठीक है, आज का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है. सी यू, ज्वाइन लाइव.